अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की जो है टेक्स्ट स्टडी कर रहे थे। फ़ोन नंबर 90 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। लाइन नंबर 491 से स्टार्ट करना है आज। फेल नॉट फ्रॉम हेवन और मोर क्रॉस टू लव, वॉइस फॉर इट सेल्फ टू हिम नो टेम्पल स्टूड और altar smoked, yet who were oft than he in temples and at altar when the priest turned atheist, as did Ellison, who filled with lust and violence the halls of God। अब क्या है कि ये हम एक जो है ना फॉलन एंजल की बात कर रहे थे जिसका नाम था बेलियल। बेलियल जो था वो एक बहुत बड़ा शैतान था जो कि बेहद बेशरम था। वो हद से ज़्यादा बुरे काम और इमोरल वर्क काम वो किया करता था और उसको जो था जन्नत से गिराया नहीं गया था। और वो उसकी बदी से मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा जो था ना वो बुराई में इन्वॉल्व था। और इसकी जो थी यानी बाकी जितने भी हम पीछे पढ़ते आए ना, मिलॉग के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा भी काफ़ी हमने डेविल के बारे में पढ़ा था जो कि बुरे लोग थे। उन्होंने जो थे अपने कोई ना कोई टेम्पल या कोई ऐसी जगह बना रखी हुई थी, या जैसे हम यहाँ पे मज़ार वगैरह होते हैं ना, उन्होंने अपनी कोई खास मंदिर वगैरह बना रखे थे जहाँ पे लोग उनको देखने के लिए, उनको पूजने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको चढ़ावे चढ़ाने के लिए आया करते थे। लेकिन इसका कोई ऐसा मंदिर नहीं था। और ये जो था एक बहुत बड़ा एथियस्ट बन गया था। एथियस्ट उसको कहते हैं जो कि लादीन होता है। एज डिड एलिसन का मतलब है कि यानी जिस तरह के एली के सन ने किया था उस तरह से ये हवस से और वायलेंस से भरा पड़ा था और इसने खुदा के घर की बेहुरमती की थी। इन कोर्ट्स and places. He also reigns, and in luxurious cities where the noise of riot ascends above their loftiest towers, and injury and outrage, and when night darkens the streets, then wander forth the son of Belial, flown with insolence and wine, witness the streets of Sodom, and that night in Gibeah, when the hospitable door exposed a matron to avoid worse rape। अब लाइन नंबर 505 तक देखते हैं क्या था। बेलिल हैज़ आयरन ग्रिप इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस। अब उसको जो थी बहुत ही पावरफुल यानी उसकी ग्रिप थी कोर्ट्स पे और बहुत से महलों पे, इन लेविश सिटीज़ बड़े बड़े शहरों में, वे द साउंड ऑफ पार्टिंग लॉन्ग विद वायलेंस अप्रोच द हाइस्ट टाउन्स, जहाँ पे उसके वायलेंस की जो आवाज़ थी उसकी जो आवाज़ थी वो ऊंचे ऊंचे टावर्स तक जो थी हर कस्बे में पहुंचती थी। आफ्टर द सनसेट द रिवेलर्स हु इन फैक्ट आर द फॉलोअर्स ऑफ बेलियल। अब जो बेलियल के फॉलोअर्स थे जो उसको फॉलो करने वाले थे, मार्च इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में उसका जो थे मार्च करते थे, उसके लिए जो थे वो जुलूस निकालते थे। हैविली ड्रंक अंडर द इफेक्ट ऑफ लिक्योर दे शो ऑफ, और यानी बहुत ज़्यादा शराब की हालत में होते थे और वो धुएं मचाते नाचते हुए गलियों में मार्च किया करते थे। द स्ट्रीट्स ऑफ सोडम एंड द नाइट इन गिबिया में बी कोटेड एज सच इंस्टेंसेस एंड एग्जाम्पल के सोडम में और गिबिया की कुछ यानी ऐसी गलियां हैं जहाँ पे इस तरह की मिसालें देखने को मिलती थी। एट गिबिया a married woman was given in and surrounded by her host to the roisters, so that a more cruel and nasty indignation or a more severe outcome might be endeavored and shunned। वहाँ पे क्या था कि एक औरत जो थी जो वहाँ पे रहती थी उसको मिलने के लिए यानी बहुत से लोग जो थे वो आया करते थे। ये लिखा हुआ है ना, विटनेस द स्ट्रीट्स ऑफ सॉडम, यानी वो जो औरत है वो वहाँ पे होने वाली जितने भी जुल्म सितम थे उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वहाँ पे जितनी भी जो थी इररेलेवेंट चीज़ें या फिर इलीगल चीज़ें हुआ करती थी वो उन सब की जो थी मुंह बोलती गवाह थी। और यही वजह थी कि उसने जो थे खुद को बहुत बचाने की कोशिश की थी कि वो, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज़्यादा होते थे कि वहाँ पे यानी कोई मज़हब का जो था ही नहीं, तो औरत की पाकीज़गी को या किसी भी किस्म की चैस्टिटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। These were the prime in order and in might, the rest were long to hell, though far renowned. The Lonians god of Javan's issued had gods yet confessed later than heaven and earth, their boasted parents, Titan heaven's firstborn, with his enormous blood and brightest seized by younger Saturn, he from mightier Jove, his own and Rhea's son like Mayer found, so Jove usurping reigned these first in the crate। अब इन लाइंस में क्या बात हो रही है, द यंगेस्ट ऑफ दम सैटन डिटेन द थ्रोन। अब उनके जो सबसे छोटा यानी शैतान था, हिज एंड रीज सन, अब उस शैतान का बेटा और रीज जो है वो भी एक शैतान था, उसके बेटे द मोर इंफलेक्चुअल जॉब इविक्टेड एंड रेंड एज सरपर, मतलब वो सरजमीन के जो थे सरबराह बने बैठे थे, वहाँ के मालिक बने बैठे थे। उसको सरपर कहते हैं मतलब जो कब्जा कर लेता है किसी चीज़ पे।
आगे दे वर फर्स्ट नोन इन द क्रेट एंड डेटा, ये भी जगहों के नाम है, यानी वो वहाँ पे जो थे जाने माने जाते थे। एट दे सेट द रेजिडेंस ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन ओलंपस, अब उन्होंने अपनी रहाइश कहाँ पे बनाई थी कि यानी ओलंपस के जो पहाड़ थे जो बर्फ़ से ढके हुए होते थे वहाँ पे उनकी रहाइश थी। विच वाज अ पैलेस विच वाज अ प्लेस लोअर देन हेवन, ये कहा जाता था कि यानी वो पहाड़ इतने ऊंचे थे तो ऐसे लगता था कि वो पहाड़ जो है वो जन्नत के बिल्कुल नीचे आते हैं। येट ओलंपस ओलंपस वाज कंसिडर देम एज देयर अपर मोस्ट हेवन, इसलिए ओलंपस को जो पहाड़ हैं उनको जन्नत के बिल्कुल करीब या जन्नत का सबसे ऊंचे जो होते हैं ना जन्नत के बिल्कुल पास वाले पहाड़ समझा जाता था। एंड आई डा नो थ्रोन ऑन स्नोई टॉप ऑफ ओल्ड ओलंपस रोल द मिडल एयर देयर हाईएस्ट हेवन और on the Delphian Cliff or in Dodona and through all the bounds of Doric land, or who with Saturn old read over the Adria to the Hesperian fields and ere the Celtic Rome the utmost isles। ये उन्हीं पहाड़ों की बात हो रही है कि वो पहाड़ों की ऊंचाई जो थी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था कि वो जन्नत के बिल्कुल करीब हैं। दे हैड ऑल्सो देयर चेयर्स एट द माउंट ऑफ डेल्फी एंड इन ड्यूना, अब इसके अलावा उन्होंने अपनी चेयर्स मतलब अपनी सीटें जो थी वो डेल्फी और डिडोना में भी बना रखी थी, डिडोना में भी बना रखी थी। एंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर थ्रो द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ग्रीक, और इसके अलावा उनकी हर जगह हुकूमत थी, हर जगह के लोग उनको जानते थे, वो चाहे ग्रीक है चाहे कोई और जगह है। देयर वर ऑल्सो दोज who ran away accompanied by Saturn across the Adriatic to Italy, France and British Island, the extreme limit of the known, and discovered the world। मतलब ये जो लोग थे इनकी, ये इन दो के बारे में बात करें कि ये इनकी जो थी हर मुल्क में हर जगह पे इनके मानने वाले रहते थे, हर जगह पे इनकी हुकूमत थी। आगे देखिए सैटर्न रिफ्रेशेस द गट्स एंड वैल्यूर ऑफ हिज पोर्टर, अब सैटर्न जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उसके जो कंपेनियंस हैं ना उनको रिफ्रेश करने की कोशिश करता है विद हिज फायरी स्पीच एंड ऑर्डर्स ही स्टैंडर्ड टू बी लिफ्टेड, और वो जो है ना बहुत ही ज़ोरदार सी तकरीर करता है, और यानी वो चाहता है कि वो जो इतने मदमरी हालत में है या इतनी बुरी हालत में ना उनको उनको एक जोश दिलवा सके, उनमें एक नई रूह फूंक दे। All these and more came flocking, but with looks downcast and damp. Yet such a Warren appeared, obscured some glimpse of joy to have found their child, not in despair to have found themselves not lost, in loss itself, which on his countenance cast, soon recollecting with high words that wore semblance of worth, not substantially raised their fainting courage and dispelled their fears, then straight commands that at the warlike sounds of trumpets loud and clarion upreared his mighty standard that proud honor claimed। अब लाइन नंबर 522 से 533 तक में क्या बात की जा रही है कि सैटर्न का हम कह रहे थे कि सैटर्न जो है ना वो अपने साथियों को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है। ऑल दी स्पिरिट्स द फॉलन एंजल्स एंड अदर अराइव्ड एट द समन एंड एड्रेसेस ऑफ द सैटर्न, अब तो जितनी भी रूहें थी जितने भी फॉलन एंजल थे ना वो शैतान के बुलाने पे उसका खुताब सुनने के लिए जो है आ जाते हैं। दे हैड डिजेक्टेड एंड डिप्रेसिंग लुक्स, वो बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं। एंड येट देयर लुक्स डिपिक्टेड सम मीक प्लेयर, लेकिन उनकी इस जो है ना उनकी इस हालत से जो है थोड़ी सी हल्की सी या नाजुक सी खुशी मिलती है। सीइंग द फैक्ट दैट देयर ग्रेट लीडर इज़ फॉर फ्रॉम डिजेक्शन एंड डिप्रेशन, क्योंकि उनका जो लीडर है जो सैटर्न है जो शैतान है उसमें कोई भी डिप्रेशन का या डिजेक्शन का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। एंड दे आर रियलाइज दैट दे आर नॉट ओवरवेम्ड बाय द ग्रीफ एंड ट्रेजेडी ऑफ डिफीट, अब उनको ये महसूस हो रहा है कि अब उनकी जो है ना कोई शिकस्त नहीं है, अब उनको जो है उनके सारे गम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सैटर्न फेस ट्रूली देयर फ्यूज्ड एंड इमर्ड फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, मतलब शैतान को इतना खुश देख के और शैतान को इतना प्राउड देख के और इतना सेटिस्फाई देख के उनकी जो परेशानी थी ना वो भी खुशी में बदल जाती है। सून एड्रेसिंग हिज फॉलोअर्स अबाउट द हिज टिपिकल प्राइड एंड एरोगेंस, अब यहाँ पे जो है शैतान अपना ख़ताब अपने फॉलोअर्स के साथ शुरू कर देता है और उसको अपने गुरूर के और अपने तकब्बुर के बारे में बताता है। सैटर्न रिफ्रेश्ड एंड rejuvenated the courage and bravery of his fellow companions and removed their sense of fear and terror with the help of hollow words of pride and glory, कि वो इस तरह के गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज बुलाता है कि बोलता है कि यानी उसको और अपनी बहादुरी का और अपने हौसले का उनको यकीन दिलाता है कि उनकी उसके साथियों में जो भी खौफ होता है या सेंस ऑफ फेयर होती है ना, क्योंकि वो इतनी शदीद सज़ा बर्दाश्त करके आए होते हैं जहन्नुम की आग की, तो उनका जो खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। देन सैटर्न सडनली ऑर्डर्ड हिज फ्लैग टू बी लिफ्टेड अप टू बी टू द सोल्जरली एंड वॉर लाइक म्यूजिक ऑफ टम्पेट्स एंड कैरोलिन्स, फिर वो अचानक से जो है ना हुक्म देता है कि उसके झंडे को जो उठा लिया जाए और जंग वाला माहौल बना के जो जंग वाला जो म्यूज़िक होता है ना वो प्ले किया जाए। आगे देखिए लाइन नंबर 534 है एजाइल as his right a chair of doll who forthwith from the glittering staff unfurled
The imperial ensign, which full high advance, shone like a meteor streaming to the world with gems and golden luster, which emblazed seraphic arms and trophies, while all the while sonorous metal blowing material sounds. अब लाइन नंबर 534 से 540 तक की पैराफ्रेज देख लेते हैं। एजाजिल गॉड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ लिफ्टिंग द फ्लैग। अब उनका जो एक वो होता है ना, उनका ही एक मेंबर होता है, उसको ये एजाज़ दिया जाता है कि वो जो है झंडे को ना बुलंद करे। ही वाज अ टॉल चेरब, क्योंकि वो बहुत लंबा जो है ना एंजल होता है, फॉलन एंजल। ही सडनली स्पेड द रॉयल फ्लैग फ्रॉम द शाइनिंग एंड डेजलिंग स्टाफ। तो फिर वो जो है ना एकदम से वो जो उनका झंडा होता है उसको बुलंद लहराता है। बीइंग फुली रेज द फ्लैग अपीयर्ड लाइक अ मेटोर रेडिएंट एंड ग्लोइंग इन द स्काई। और जल्द ही जो उनका झंडा होता है ना वो आसमान में झूमता हुआ जो है घूमता हुआ दिखाई देता है। इट वॉज हैवीली डेकोरेटेड विद टिंटेड विद जम्स एंड डेस्लिंग गोल्ड, यानी इसको सोने से और बहुत सी चीज़ों से जो था सजाया गया था। विद एर्मोरियल गैजेट्स एंड इंसिग्नेस ऑफ ट्रायम्फ एंड विनियन। और उसके ऊपर इस तरह के कुछ लोगोस वगैरह लगाए गए थे जिसमें पता चले कि वो लोग जो हैं अपना चैलेंज जो है खुलेआम कर रहे हैं, और उनकी अपनी विक्ट्री के बारे में उन्होंने उस पर ऐड की थी चीज़ें। बिलोंगिंग टू द हायरकल ऑर्डर ऑफ एंगल्स, जिससे पता चल रहा था कि ये जो पूरी कौम है या पूरे एक फ़ौज है ना वो जंग के लिए तैयार नज़र आ रही है। At which the universal host of sent a shout that tore hell's concave and beyond, frightened the reign of chaos and old night। देखिए हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। एंजल सक लाउड साउंड ऑफ ड्रम्स एंड ट्रम्पेट साउंडेड लाइक वेयर लाइक वॉर लाइक म्यूजिक ऑल द टाइम। और हर तरफ जो थी ना वो जो जंग के दौरान ढोल की और पीटने की आवाज़ें सुनाई देती ना, वो वाला म्यूजिक सुनाई देता था कि जंग वाला माहौल जिससे लगता था। एंड द ह्यूज नंबर ऑफ फॉलन एंजल्स क्रिएटेड अ लाउड साउंड। और उनके ज़्यादा बहुत से फॉलन एंजल्स ने, बहुत सी तादाद ने एक बहुत ऊंची आवाज़ उठाई हुई थी। डेट सीम टू टीयर अपॉट द सेलर एंड वॉल्ट ऑफ द हेल, जिसे ऐसा लगता था कि वो जहन्नुम की दीवारों को हिला के रख देंगे। एंड स्केयर्ड द डोमिनेंस ऑफ काउज एंड नाइट द फार्डेस्ट पॉसिबल। और जो उनकी जितने भी डिसऑर्डर्स वो क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी उनके मकसद है ना वो उसमें डोमिनेट हो जाएंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे। द रिबेल एंजल्स आर लाइंड अप इन द बैटल अरेंजमेंट। फिर उनको जो है जंग के लिए तैयार किस तरह से किया जाता है, ये देखिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ओल्ड नाइट तक। ऑल इन अ मोमेंट थ्रू द ग्लूम वर सीन 10,000 बैनर राइज इन टू द एयर। मतलब 10,000 बैनर उन्होंने हवा में लहराए। विद ऑरेंज कलर्स वेविंग विद एम रोज a forest huge of spears and thronging the hams and appeared and shielded in thick array of depth immeasurable. Anon they move in perfect phalanx to Dorian Moor। तो लाइन नंबर 550 तक में जो है हम उसकी बैटल्स की बात कर रहे थे कि उन एंजल्स जो थे ना वो अपनी जंग के लिए तैयार हैं। इन एन इंस्टेंट 10,000 बैनर्स वर विटनेस टू बी रेज्ड अप इन द एयर इन द मिड्स ऑफ द डार्कनेस। के अंधेरे में उनके 10,000 जो बैनर थे वो लहरा रहे थे। दे एग्जिबिटेड ब्राइट एंड डेजलिंग कलर। और उनके रंग जो थे वो उन फ्लैग्स के, उन बैनर्स के बहुत ही ब्राइट और डेजलिंग थे, बहुत खुशगवार थे। अलॉन्ग विद दीज आ थिक क्लस्टर ऑफ स्पार्कलिंग एंड ब्रिस्लिंग स्पीयर्स एंड लैंसेस रोज इन द एयर। इसके अलावा यानी एक हजूम नज़र आ रहा था लहराते हुए झंडों का। देर ऑल्सो इमर्ज ह्यूज नंबर ऑफ हेलमेट ऑफ द एंजल्स। इसके अलावा उनके जो सर थे ना, मतलब वो सारे तरतीब से जब खड़े हुए थे एक फासले पे, उनकी जो अरेंजमेंट थी तो उनके जो सर थे वो यानी हेलमेट जो उन्होंने सर पे एक वो मास्क है, ये शील्ड पहनी होती है ना, एज द शील्ड गार्ड्स अटैच टुगेदर एज दे ड्रू अप इन द बैटल अरेंजमेंट। मतलब वो जंग के लिए जब सारे खड़े थे तो सिर्फ ऊपर जब से उनको देखा जाए तो सिर्फ उनके हेलमेट, उनके सर नज़र आ रहे थे रो आफ्टर रो। मतलब वो लाइन वाइज खड़े थे इन एंडलेस सीक्वेंस। और उनकी तरतीब वो इतने ज़्यादा थे कि ऐसा लग रहा था कि इनकी तादाद कभी ख़त्म नहीं होगी। शॉर्टली द रिबेल एंजल्स वर इन इमोशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ डेंस फॉर्मेशन टू द सीरियस म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स। के मतलब वो एक जैसे वो परेड होती है ना एक बिल्कुल वो बैटल के लिए तैयार थे, एक प्रॉपर म्यूजिक में और प्रॉपर वे में, प्रॉपर लाइन वाइज जो थे वो जंग के लिए तैयार हो चुके थे। और उनकी अरेंजमेंट जो थी वो सैटन ने बहुत ही बम्बेस्टिक और बहुत ही आला की थी। आगे देखिए लाइन नंबर 551 है। ऑफ फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्डर्स सच एज रेज्ड टू हाईएस्ट नोबलेस्ट टेम्पर heroes old arming to battle and instead of rage deliberate valor breathed firm and unmoved with dread of death to flight or for retreat, nor wanting power to mitigate and sway with solemn touches troubled thoughts and chase anguish and doubt and fear sorrow and pain from mortal or immortal minds thus they। ओके लाइन नंबर 550 से 559 तक की एक पैराफ्रेज देखते हैं। इट वाज काइंड ऑफ म्यूजिक विद सिमुलेटेड एंड स्टीड एंशिएंट हीरोज।
तो ये एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त से किस्म का वहाँ पे म्यूज़िक जो था वो बज रहा था, और ऐसे लगता था कि किसी बहुत से पुराने हीरो जो होते हैं ना उनकी आवाज़ है, वॉकिंग टू फाइट बैटल, जो कि चल रहे हैं किसी जंग लड़ने के लिए, एंड इन स्पाइट ऑफ ब्लड शेड, खून के बहाव के बावजूद, मतलब उनका खून बह रहा है और वो जंग लड़ने के लिए तैयार है, इन्फ्यूज्ड फर्म एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी, और उनके अंदर जो है ना बहादुरी और करेज जो है, हौसला जो है ना वो कूट कूट के भर दिया गया, विच नो फियर ऑफ डेथ एंड रिमूव और शेक, मतलब उनको अब ऐसा लगता है कि वो उनको ना मौत का डर है ना उनको कोई पीछे हटा सकता है, रिजल्टिंग इन फ्लाइट टू डिसग्रेसफुल डिफीट, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी शिकस्त जो है वो कभी नहीं होगी, वो विक्ट्री के लिए होपफुल हैं। सच म्यूजिक हैड ऑल्सो द पोटेंशियल एंड क्वालिटी टू रिड्यूस स्पेसिफाई विद डल एंड स्लो moving notes and all sad feelings and drive out despair, uncertainty, terror and ache from the minds and thoughts of men and angels। अब मतलब उनका वो जो म्यूज़िक, उनका करेज, उनकी प्रिपरेशन जो थी वो जंग के लिए इतनी ज़्यादा थी और इतनी अच्छी थी कि उसने सारे डिजेक्शंस को, जितने भी उनके खौफ थे, जितनी भी उनकी परेशानी थी, जितनी भी उनकी जो पनिशमेंट का जो उनका डर था या उनकी सज़ा की जो तकलीफ़ थी ना, उसने उन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर दिया था, और ये एक बहुत उन्होंने अच्छा सा माहौल जो था ना वो क्रिएट कर लिया था, जिसमें सिर्फ उनको होप और अपनी विक्ट्री ही नज़र आ रही थी। आगे देखिए, breathing a united force with fixed thought moved on in silence to soft pipes that charmed their painful steps or burnt soil, and now advanced in view they stand horrid front or dreadful length and dazzling arm in the guise of warrior soul with ordered spear and shield, awaiting what command their mighty chief had to impose. He threw the armed flies, darts his experienced eye, and soon traversed the whole battalion views their order due। यहाँ तक की पैराफ्रेज देखते हैं 569 लाइन तक की, कि अब तक तो हमने उनके वो पढ़ा था कि यानी उन्होंने जो उनका करेज और उनका हौसला जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। आगे दस द फॉलन एंजल्स स्ट्रीट एंड मूव्ड विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी, फिर उनके जो फॉलन एंजल्स थे वो जो एक तरतीब में जो थे बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ जो थे चल पड़े थे, एंड मूव्ड ऑन इन कॉम द म्यूजिक ऑफ स्वीट साउंडिंग पाइप्स डेट हेल्प देम एंड रिलीव द पेन ऑफ देयर मूविंग स्टेप्स। और उनकी जो वहाँ पे एक स्वीट साउंड में म्यूज़िक जो बज रहा था, पाइप्स वाला जो म्यूज़िक होता है ना, जैसे बांसुरी कहते हैं, वो उनके जो कदमों के उठने की जो दर्द थी ना, तकलीफ थी, उसको रिलीफ दे रहा था। एंड फायरी एंड ब्लेजिंग सॉइल, और जो यानी आग से वो मिट्टी जो थी ना वो भी आग दहक रही थी, तो उससे उनको रिलीफ मिल रहा था। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड फाइनली दे स्टैंड इन ब्रॉड एंड लार्ज कानवास, अब जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो अपनी तरतीब से खड़े हो जाते हैं। ऑफ सैटन शोइंग अ लॉन्ग लाइन, अब शैतान को एक बड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, विद स्पीयर्स रेज्ड एंड लिफ्टेड, जिनके सर जो हैं उसको अलहदा ही उनके हेलमेट नज़र आ रही हैं। दे एक्सटेंडेड अ लॉन्ग वे एंड देयर आर्म्स ग्लिटर्ड, अब जो हैं वो एक लंबे रास्ते में खड़े हैं और उनकी जो बाजू हैं वो चमक रहे हैं। दे वर लाइक एंशियंट फाइटर्स एंड सोल्जर विद स्पीयर्स अपराइट एंड शील्ड वेरी वेल जॉइंड, अब वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने ज़माने के कोई फाइटर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, जिन्होंने एक ऊपर लोहे वाला जो ड्रेस होता है ना वो पहन रखा होता है, वो दूर से चमक रहा होता है। सैटन ऑब्जर्व वेरी क्लोजली इक्विप्ड रैंक्स, अब सैटन जो है ना उन सबका बहुत करीब जाके उनका मुआयना करता है। एज ही वाज वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस्ड इन दीज काइंड्स ऑफ मैटर, क्योंकि वो उसका तजर्बा था इन मामलात में बहुत ज़्यादा। एंड इन इंस्टेंटली ही टेक अ लुक ऑफ द होल आर्मी, फिर इस तरह से उसने पूरी आर्मी का जो है, अपनी पूरी फौज का जो है मुआयना कर लिया है। एंड रियलाइज देयर करेक्ट एंड प्रॉपर अरेंजमेंट, और उसने ये बताया है कि इनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। देयर अपीयरेंस एंड गाइज लाइक दोज ऑफ गॉड्स, और वो कहता है कि इनके देखने में जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुदा के जैसे लग रहे हैं। आगे 570 देखिए, देयर विजेजेस एंड स्टैचू एज ऑफ गॉड, के वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे खुदा हैं। देयर नंबर्स लॉस्ट हिज सम्स एंड नाउ हिज हार्ट डिस्टेंड्स विद प्राइड एंड हार्डनिंग इन हिज स्ट्रेंथ, glories for never since created man met such embodied force as named with these could merit more than that small infantry weird on the weird on by cranes through all the giant bird। अब लाइन नंबर 571 से 576 तक की पैराफ्रेज देखते हैं। देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ एंजल्स हु मच ग्रेटर इन नंबर, के वहाँ पे अब इतने ज़्यादा हैं वो फॉलन एंजल्स, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है देन द गिग्नेटिक ऑफ हीरोज़ और एंशियंट टाइम के, किसी पुराने ज़माने के जंगों में भी इतनी तादाद नहीं थी हुआ करती जितनी उनकी तादाद है। फाइनली ही मेड द काउंटिंग ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हिज सोल्जर, लेकिन शैतान जो होता है वो उनकी काउंटिंग करने में, उनकी तादाद गिनने में कामयाब हो जाता है। एंड द हिज हार्ट
puffed up with honor and pride, becoming more stubborn and rejoiced. अब वो शैतान जो है ना खुद को मज़ीद उसका गुरूर और उसकी जो तकब्बुर है ना वो मज़ीद बढ़ गया और वो खुद को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। फॉर नेवर सिंस द क्रिएशन ऑफ मैन इज़ मैट विद दिस फॉलन एंजल्स, वो कहता है कि यानी कि इंसान जो है कभी भी इन फॉलन एंजल्स के बराबर नहीं आ सकता। एनी आर्मी कुड बी एवेल्यूएटेड एज मोर ग्रेटर दैन द पिगमीज हु फेस्ड द अटैक, करते और कोई भी फौज मेरी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे देखिए लाइन नंबर 577 of Phlegra with the heroic race were joined that fought at Thebes and Elam on each side, mixed with auxiliary gods or watery sounds in fable romance of Arthur's sons, beget with British and Armoric knights. आगे देखिए by cranes even if this army incorporated all the giants and monster of Phlegra. अब वो कहता है कि अगर ये आर्मी जो है तमाम देव और जियों का मुकाबला ना भी कर सके एंड द हीरोज डेट फॉट विद ग्रेट ब्रेवरी आर्थर थेब्स इन द वॉर ऑफ ट्रॉय, कहता है कि वो जो कि थेब्स की जंगों में जो ट्रॉय की जंगों में जो हीरो लड़ते रहे हैं ये लोग उनसे भी बढ़ के हैं। हेल्प एंड सपोर्टेड बाय गॉड्स ऑन द आइथर साइड, मतलब यानी हर तरह से जो है ना खुदा वाली खसूसियात रखते हैं, खुदा वाली क्वालिटीज़ रखते हैं। एंड ऑल्सो द हीरोज़ ऑफ टेल्स ऑफ रोमांटिक लीजेंड सच एज द डेट ऑफ आर्थर। अब वो कहता है कि जैसे या फिर किसी रोमांटिक टेल की या रोमांटिक कहानी के हीरो की बात कर लीजिए जैसा कि आर्थर था, तो ये कहता है उससे भी ज़्यादा जो है ना पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा जो है कर्जियस हैं, उससे भी ज़्यादा ब्रेव हैं। मतलब वो कहता है कि कोई भी जंग है ना या कोई भी फ़ौज है वो मेरी फ़ौज से कमतर ही होगी, मेरी फ़ौज से सुपीरियर नहीं हो सकती। ये हमने लाइन नंबर 580 तक 581 तक टेक्स्ट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 582 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।